स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 भूगोल यानी जियोग्राफी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 5 मार्च को भूगोल का पेपर देने वाले हैं, तो हम आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो पूरा सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूं, यानी पूरा हल करके बताऊंगा। ये एक वायरल पेपर है, 5 मार्च के पेपर में पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये जो पेपर है स्टूडेंट, मैं पूरा आपको हल करके बताऊंगा और सेम आपको यानी 100% सेम 5 मार्च के पेपर में आपका ऐसा ही पेपर पूछा जाएगा। इसमें बताए गए एक एक क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है और कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे 5 मार्च के पेपर में। देखिए स्टूडेंट, 8 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं भूगोल में, तो मैं दिखा देता हूँ और 8 प्रश्न का उत्तर दिखा देता हूँ। मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैनल पर तैयार कराए हैं जो कि भूगोल के, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए वो 8 बहुविकल्पीय प्रश्न कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का आधुनिकतम उपागम क्या है प्रस्तुत करता है। कौन है वो जो मानव भूगोल का आधुनिकतम उपागम प्रस्तुत करता है। पहला जो क्वेश्चन इनमें से आपका वी हो जाएगा, उत्तर आधुनिकवाद हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। बुक में इसका आंसर यही दिखा रहा था, आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा, आपको पता है तो। पहले का वी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है, यानी वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। पूर्वी एशिया में, पश्चिमी एशिया में, पूर्वी अफ्रीका में या पश्चिमी अमेरिका में। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, पूर्वी एशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे का आपका ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। और अपना टेस्ट भी आप लोग दे सकते हैं, यानी जो भूगोल के स्टूडेंट है, जियोग्राफी के स्टूडेंट है और उन्होंने सारे चीज़ों को तैयार कर लिया है, लाइक बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु, अति लघु और जो आपका मानचित्र से संबंधित है, सारे को तैयार कर लिया है। तो ये पेपर आप सॉल्व कर दीजिए, आपका तैयारी पता चल जाएगा कि आप कितने % प्रिपेयर हैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए तीसरा है कि मानव विकास के किस उपागम का संबंध प्रो अमर्त्य सेन से है। कौन सा है वो, आयु उपागम हो गया, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम या क्षमता उपागम। तो तीसरे का डी राइट आंसर हो जाएगा। जो क्षमता उपागम है, संबंध किससे है, प्रो अमर्त्य सेन से है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्न में से कौन से कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर, रोपण कृषि हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, यानी 4 का डी बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से किसी का भी विकल्प आपको गलत लग रहा है या मैं गलत बता रहा हूँ आपको लग रहा है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, लेकिन आप एक बार रिसर्च अपना जरूर कर लीजिएगा, पूरा रिसर्च करके तब बताइएगा, क्योंकि बुक और क्वेश्चन बैंक में काफ़ी क्वेश्चंस का विकल्प जो है गलत होते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए शक्कर बनाना, करघों पर वस्त्र तैयार करना, तेल निकालना और धान कूटना किस उद्योग का यानी किस उद्योग का उदाहरण है। शिल्प उद्योग हो जाएगा या कुटीर उद्योग या कारखाना उद्योग या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शंस में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, 5वें का आपका वी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कुटीर उद्योग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का वी विकल्प सही है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, फुटकर व्यापार को कितने भागों में बांटा जा सकता है। फुटकर व्यापार को, यहाँ पर व्यापार है, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा, एक और व्यापार हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर इनमें से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, 2 भागों में बांटा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और एक और व्यापार हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो 6 का ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 7 नंबर देखिए, यहाँ पर 7 नंबर है, किस देश में रेल मार्ग, यहाँ पर देखिए रेल मार्गों की जाल का संघनता, यहाँ पर देखिए संघनतम घनत्व पाया जाता है। तो वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, निसंकोच आप 7वें पर सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां और आखिरी क्वेश्चन है हमारा जियोग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भूगोल में मिल जाएंगे, आपने क्वेश्चन बैंक लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने बुक में भी देखेंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो तैयार कर लीजिए। और मैं भी अपने चैनल पर तैयारी अच्छे से करा रहा हूँ भूगोल की, तो वो भी देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्न में से कौन सा अंतरापो, यहाँ पे देखिए अंतरापो पतन का उदाहरण है। तो वो कौन सा हो जाएगा, 8वें का आपका डी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें सिंगापुर का भी है, यहाँ पे देखिए रोटरडम का भी है, कोपेन, यहाँ पे देखिए कोपेन हेगन का भी है। तो यानी 8वें का डी, ये तीनों हो जाएंगी।
अब यहाँ पर देखिए 8 हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो 8 दूनी 16, यहाँ पर 16 नंबर हमें इस पर भी मिल जाएंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ के 4 सदस्य देशों का नाम लिखिए। हमें क्या है, 4 सदस्य देशों का नाम लिखना है। 2 नंबर हमें दिए जाएंगे। ज़्यादा बड़े में इसका आंसर देने की हमें आवश्यकता नहीं रहेगी। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फ्रांस तथा डेनमार्क, ये यूरोपीय संघ के 4 सदस्य देशों का नाम है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 10 नंबर, भारत की श्रमजीवी जनसंख्या के प्रमुख संवर्गों का उल्लेख कीजिए। हमें इसके जो प्रमुख संवर्ग हैं इसका हमें उल्लेख करना है। उत्तर के साथ में बताएंगे। देखिए भारत की श्रमजीवी जनसंख्या के प्रमुख संवर्ग इस प्रकार हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पर मुख्य श्रमिके, दूसरा है सीमांत श्रमिके और तीसरा है अश्रमिक। इसके क्या है, भारत के श्रम जो आपके जीवी जनसंख्या है संवर्गों का उल्लेख है। 3 प्रकार के श्रमजीवी संख्या है जनसंख्या है। तो 10 नंबर का भी राइट आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर हमने दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10 नंबर के बाद में 11 नंबर। देखिए गुच्छित बस्तियों से क्या तात्पर्य, इसका आपको अर्थ बताना है, इसका परिभाषा बताना है कि गुच्छित बस्तियां क्या होती हैं। तो आंसर के साथ में देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए गुच्छित बस्तियों को संघन या सामूहिक बस्ती भी कहा जाता है। ये एकल बस्तियां होती हैं, अर्थात इनमें मकान अथवा घर पास पास सटे हुए एवं संक्षिप्त पर क्या है बसे या विस्तारित होते हैं। इन बस्तियों में घरों की 2 कतारों को क्या है सेकड़ी तंग या टेढ़ी मेढ़ी गलियां अलग करती है। किसको, गुच्छित बस्तियों को। गुच्छित बस्तियां, परिलिच्छित बस्तियां, ये कई प्रकार की बस्तियां होती हैं। गद्दी बस्तियां, तो कई सारी बस्तियां हैं, आपके क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा और हमने बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूँ, तो इनमें से भी राइट आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर बताइए। हमें दोनों में अंतर बताना है, तो उत्तर के साथ में बताएंगे। देखिए उत्तर क्या है, निवल बोया गया क्षेत्र में वर्ष में फल, यहाँ पे देखिए फसलगत क्षेत्र को निवल बोया गया शुद्ध क्षेत्र कहते हैं। दूसरा है सकल, बोया गया क्षेत्र में देखिए निवल बोया गया क्षेत्र तथा एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र का योग सकल बोया गया क्षेत्र होता है। तो निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में देख सकते हैं जमीन आसमान का फर्क है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। दोनों का आपको एक एक परिभाषा दे रहा है, 2 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देखिए जल संभर विकास कार्यक्रम के 2 लाभ बताइए। 2 लाभ यहाँ पर हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहला लाभ है पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति, तथा जो दूसरा इसमें लाभ है कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि। ये जल संभर विकास कार्यक्रम के 2 लाभ है मुख्य रूप से, जो कि इस तरह से देख सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली 3 प्रमुख खनिज पट्टियों के नाम लिखिए। 3 प्रमुख जो खनिज पट्टियां, इसके हमें नाम लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर देखिए, सबसे पहली पट्टी का नाम है उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी पठार प्रदेश, तथा तीसरा जो हो जाएगा उत्तर पश्चिमी प्रदेश, उत्तर पश्चिमी प्रदेश, जो कि ये 14 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें भारत में पाई जाने वाली 3 प्रमुख खनिज पट्टियों का नाम लिखना है, और जो इस तरह से ही देख सकते हैं इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था, क्या था उद्देश्य, ये बताना है। उत्तर देखिए क्या है, सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य सूखे के प्रभाव, जो है सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के साधनों को विकसित करना और सूखा संभावी क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना था। यही है सूखा संभावी क्षेत्र कार्यक्रम का उद्देश्य। उद्देश्य क्या था देख सकते हैं आराम से वीडियो को रोक कर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 16 नंबर, परिवहन किन क्रियाकलापों को क्या है अभिव्यक्त करता है। परिवहन के 3 प्रमुख प्रकारों का नाम बताइए। हमें परिवहन के 3 प्रमुख जो प्रकार हैं इनके नाम बता देना है, बेड़ा पार हो जाएगा। देखिए आखिरी क्वेश्चन है, उत्तर में देखिए परिवहन तृतीय क्रियाकलापों को अभिव्यक्त करता है। परिवहन के 3 प्रमुख प्रकार इस प्रकार है। सबसे पहला है स्थल परिवहन, दूसरा है जल परिवहन, तीसरा है वायु परिवहन।
तीन प्रकार के परिवहन होते हैं और बोर्ड एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा जाए, हालांकि बहुविकल्पीय में पूछा जाएगा कि इन तीनों में से सबसे सस्ता परिवहन कौन है, तो वो आपका जल परिवहन हो जाएगा स्टूडेंट, उस पर आप टिक लगा दीजिएगा। बहुविकल्पीय में पूछा जाए तो यानी जल परिवहन, वायु परिवहन और जो स्थल परिवहन है उसमें सबसे ज़्यादा जो सस्ता परिवहन है वो है आपका कौन सा परिवहन, जल परिवहन। तो 16 नंबर भी क्वेश्चन हो गया और 16 नंबर आपको यानी 16 नंबर हो गया, 16 नंबर आपको मिल जाएंगे, यानी 8 क्वेश्चन होते हैं तो 8 दूनी 16, इसमें भी आपको कंफर्म है। अब हमारा आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है जो कि 4-4 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है और शायद ही कितने क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, मानव भूगोल के जो प्रमुख क्षेत्र है इनका हमें क्या करना है स्टूडेंट, उल्लेख करना है। तो देखिए उत्तर देखिए क्या है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में मुख्य तत्वों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। सबसे पहला इसका विवरण देखिए जनसंख्या के ऊपर। जनसंख्या के ऊपर में क्या है देखिए, मानव भूगोल जनसंख्या के वितरण, प्रारूप, जन समूहों, प्रवास, अधिवास तथा उसकी प्रजातिगत सामाजिक संरचना का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विवेचना करता है। उसके बाद में दूसरा देखिए यहाँ पर, ये देखिए दूसरा है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों का अध्ययन तथा मानव क्रियाकलाप पर इन तत्वों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसमें प्राकृतिक संसाधन, भूमि, जल, वन, खनिज का अध्ययन क्या है सम्मिलित होता है। तो दूसरा भी हमारा हो गया प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। तीसरा देखिए यहाँ पर, देखिए तीसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सांस्कृतिक वातावरण यानी पर्यावरण। देखिए पृथ्वी पर जो भी दृश्य मनुष्य की क्रियाओं द्वारा बने हुए दिखाई पड़ते हैं वह सभी मानव भूगोल के अध्ययन में शामिल है। सांस्कृतिक तत्व मानव व पर्यावरण के अंतर संबंध को क्या है प्रकट करते हैं। चौथा देखिए यहाँ पर कलिक अनुक्रमक, मानव समाज और उसके भौगोलिक संबंध स्थिर नहीं है, ये सभी संबंध क्रियात्मक है। उसके बाद में एक और है 5 नंबर, देखिए समायोजन व प्रादेशिक संगठन। भूगोलवेत्ता को केवल इतना ही नहीं मालूम करना होता है कि पृथ्वी तल पर मानवीय दशाएं किस प्रकार विपरीत है, तो इसके बारे में हमें बताना है। मानव भूगोल के प्रमुख जो क्षेत्र है इसका देख सकते हैं, प्रमुख उपक्षेत्रों का नाम भी पूछा जाएगा अथवा लगकर आपके काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा पूर्ण रूप से, तो लघु उत्तरीय प्रश्न का भी आंसर हमने दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, देखिए मानव विकास के उपागमों का उल्लेख कीजिए। ये मानव विकास का उपागम आ गया है। देखिए मानव विकास से संबंधित 4 महत्वपूर्ण उपागम है। आय उपागम, क्षमता उपागम, यहाँ पर देख सकते हैं क्षमता उपागम भी है, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और कल्याण उपागम। ये 4 प्रकार की उपागम है और इनके बारे में हम बताएंगे, आपको परिभाषा देंगे क्योंकि लघु उत्तरीय है। देखिए इनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है। सबसे पहले हम आय उपागम की बात करेंगे। देखिए आय उपागम ये मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा यहाँ पे देखिए भेजी जा रही या भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को क्या परिलक्षित करता है। ये आय उपागम हो गया। दूसरा देखिए कल्याण उपागम। देखिए कल्याण उपागम में कि ये उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। ये उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। तो ये भी हो गया हमारा कल्याण उपागम। उसके बाद में देखते हैं न्यूनतम आवश्यकता उपागम के बारे में। इसका क्या अर्थ है, देखिए इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने क्या प्रस्तावित किया था। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वास्थ्य और आवास की पहचान की गई थी। ये हमारा न्यूनतम आवश्यकता उपागम हो गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्षमता उपागम। क्षमता उपागम क्या होता है, इस उपागम का संबंध पूर्व अमर्त्य सैन्य से है। संसाधनों तक पहुँच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण
बढ़ते, यहाँ पर देखिए मानव विकास की कुंजी है, बढ़ते मानव विकास की क्या है, कुंजी है। तो यही मानव विकास के उपागम है, यानी 4 उपागम है, कल्याण उपागम, क्षमता उपागम, आयु उपागम और न्यूनतम आवश्यकता उपागम। इसी तरीके से इसका आपको आंसर देना है बोर्ड एग्जाम में कि मानव विकास के उपागम का क्या परिभाषा है, इसके बारे में भी हमने बता दिया है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, देखिए चलवासी पशुचारण एवं वाणिज्य पशुधन में विभेद कीजिए, अंतर बताइए या डिफरेंस बताइए। इंग्लिश में डिफरेंस होता है, हिंदी में अंतर और भेद होता है, दोनों में से हमें बताना। इसी पशुपालन के बारे में देखेंगे, इसका अंतर देखेंगे। यहाँ पर देखिए चलवासी पशुचारण में कुछ पॉइंट के थ्रू बताया गया। सबसे पहला है इसमें देखिए, चलवासी पशुपालन एक जीवन निर्वाह आर्थिक पद्धति है जिसमें स्थानीय खपत के लिए भोजन, वस्त्र, आवास तथा जीवन अन्य सुविधाएं क्या है जुटाई हैं। उसके बाद में दूसरा है इसमें, ये देखिए पशु प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं और उनकी विशेष देखभाल नहीं की जाती है। उसके बाद में देखिए चलवासी पशुचारण में चलवासी पशुपालक चारे तथा जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते हैं, इसी को हम चलवासी पशुचारण कहते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं वाणिज्य पशुधन पालन की। देखिए इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट है, वाणिज्य पशुधन पालन में दूध, मांस, ऊन, खालों आदि का उत्पादन होता है जिनका अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापार किया जाता है। दूसरा देखिए यहाँ पर पशुओं को वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार पाला जाता है और उनकी विशेष क्या है देखभाल की जाती है। तीसरा यहाँ पर देखिए वाणिज्य पशुधन पालन का एक निश्चित स्थान पर, यहाँ पर देखिए बाड़ों में किया जाता है, निश्चित स्थान पर क्या है बाड़ों में किया जाता है। उनके चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है। उनकी चारे की व्यवस्था जैसे भेड़ हो गई, बकरियाँ हो गई, ये सारी जो है, भैंस हो गया, ये सारी जो है स्थानीय है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वाणिज्य पशुधन पालन में और जो इस चलवासी पशुचारण है दोनों में अंतर है। देख सकते हैं दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है, दोनों का अलग अलग कार्य है। उसके बाद में देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, जियोग्राफी वाला हमारा वीडियो नहीं देखा है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें जियोग्राफी का 5 मार्च को, तो जाकर वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। हमने उसमें तरीका बताया है कि ऐसे ही आप लोगों को कॉपी लिखना है। देखिए टिप्पणी लिखिए साइबर स्पेस स्टेशन पर। उत्तर देखिए साइबर स्पेस स्टेशन यानी साइबर स्पेस विद्युत द्वारा, यहाँ पर देखिए कंप्यूटरकृत स्पेस संचार है। ये वर्ल्ड वाइड वेबसाइट यानी WWW जैसे इंटरनेट द्वारा आवृत है। जिस गति से इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का विस्तार हुआ है वो मानव इतिहास में क्या है अभूतपूर्व है। इंटरनेट प्रयोक्ता 1995 में 5 करोड़ 2000 से, यहाँ पर देखिए 1995 में 5 करोड़, 2000 में 40 करोड़, 2005 में 100 करोड़ तथा जून 2016 में लगभग 363 करोड़ प्रयोक्ता जुड़ चुके हैं। विश्व में सर्वाधिक प्रयोक्ता 49.6%, यूरोप में 16.9%, संयुक्त राज्य अमेरिका में 10.70% लोग एशिया में इंटरनेट से जुड़ चुके हैं। वर्तमान में करोड़ों लोग क्या है प्रतिवर्ष इंटरनेट का क्या प्रयोग करते हैं। तो इसका क्या प्रयोग करते हैं देख सकते हैं। साइबर स्पेस इंटरनेट के बारे में बताना था। ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, अपने हिसाब से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं बहुत ही आसानी से, ज़्यादा कोई टफ इसमें बात नहीं है। उसके बाद में देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व बताइए। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है इसके महत्व के बारे में बताना है। तो उत्तर देखिए कोई भी देश अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता, उसे दूसरे देशों पर क्या निर्भर रहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देशों में यहाँ पर देखिए विशेषीकरण की प्रवृत्ति विकसित होती है। उदाहरण के रूप में समझिए फ्रांस सौंदर्य एवं फैशन की वस्तुओं के लिए, भारत सिले सिलाए वस्त्र एवं पोशाकों के लिए, जापान व कोरिया इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए विख्यात है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देशों के मध्य सामाजिक व सांस्कृतिक संपर्क एवं आदान प्रदान बढ़ते हैं। सामाजिक संबंध एवं आदान प्रदान क्या है बढ़ते हैं। तो 21 नंबर भी क्वेश्चन हमारा हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्या पूछा गया, ये देखिए टिप्पणी लिखिए नगरीय बस्तियां पर। हमें क्या लिखना है टिप्पणी लिखना है जो नगरीय बस्तियां है इनके बारे में। 4 नंबर का प्रश्न है, 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 6 चौके 24 नंबर तो इसमें भी हो जाएगा हमारा। देखिए
उत्तर देखिए, नगरीय बस्तियां नगर शब्द का प्रयोग शहर के संदर्भ में किया जाता है और इसका तात्पर्य ऐसी दशा से है जो ग्रामीण ने ठीक विपरीत है, यानी घनी आबादी जो मुख्यतः आबादी के केंद्रीयकरण के कारण, यहाँ पे देखिए केंद्रीकरण के कारण होती है। यहाँ पे देखिए मान्यता नगरीय बस्ती का लक्षण है, नगरीय बस्तियां ग्रामीण बस्तियों के विपरीत प्रायः संघन और आकार में विशाल होती है। ये बस्तियां कई प्रकार के द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों से संबंधित कार्यों, देखिए यहाँ पर आकृषि, आर्थिक और प्रशासकीय प्रकायों का पे संकलन होती है। नगर के आसपास का ग्रामीण क्षेत्र जो नगर से सेवाएं प्राप्त करता है तथा सेवाएं उपलब्ध भी कराता है। तो वही है टिप्पणी लिखे नगरीय बस्तियों पर, ये टिप्पणी लिखा गया है नगरीय बस्तियों पर, देख सकते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर बहुत ही आसानी से आप दे पाएंगे। उसके बाद में देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुका है, देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि तथा वितरण की विवेचना कीजिए। जनसंख्या वृद्धि तथा वितरण की विवेचना करना 6 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा के साथ में हम बताएंगे। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर भारत में जल संरक्षण के महत्व का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। तो दोनों में से किसी एक का आप आंसर दीजिएगा, 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। बेसिकली 2 ही क्वेश्चन इसमें होते हैं, यानी 2 6 का 6 चुंदरी 12 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद भी देखिए अथवा लगकर और भी क्वेश्चन है। 24 नंबर देखिए, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पूछड़ीय विकास को क्या है बढ़ावा देने के लिए सुझाव दीजिए, ये भी क्वेश्चन है। अथवा इसमें भी आपको लगा मिल जाएगा, ये देखिए अथवा लगा है। अब इसमें आप ये वाला कर लीजिएगा, भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। यानी 4 क्वेश्चन है, करना आपको 2 ही है, जिसके लिए 12 नंबर आपको दे दिया जाएगा। दोनों में 6-6 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसका आंसर आपको कहाँ पर मिलेगा, आपकी क्वेश्चन बैंक में। जो आपने क्वेश्चन बैंक लिया हुआ है उसमें इसका आंसर आपको मिल जाएगा बहुत ही आसान तरीकों से। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के दिए गए, देखिए भूगोल में पूछा जाएगा, मानचित्र से संबंधित प्रश्न आ गया है कि भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। यानी उपयुक्त चिन्हों द्वारा आपको दर्शाना है और उसको नाम भी लिखना है। 1-1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा, यानी आधा नंबर दिया जाएगा, आधा नंबर कॉपी में लिखने के लिए जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, और जब आप मैप में दर्शाएंगे तब आधा नंबर आपको दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है भारत वाला कि सबसे कम जनसंख्या वाला भारत का कौन सा राज्य है, तो सिक्किम हो जाएगा स्टूडेंट। दूसरा पूछा गया है सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, तो केरल है, काफ़ी बार बताया आप लोगों को। तीसरा है भारत में पेट्रोकेमिकल उद्योग का एक केंद्र है, तो वो आपका वडोदरा जो कि गुजरात में है, ये भी हो जाएगा। चौथा है राजस्थान का एक प्रमुख तांबा उत्पादक जो क्षेत्र है वो आपका खेतड़ी हो जाएगा, काफ़ी बार आपने नाम सुना होगा, आपने बताया भी है अपने मॉडल पेपर वाले वीडियोज में। यमुना नदी के किनारे बसा एक महानगर है, तो वो आगरा हो जाएगा। मैप में कैसे दर्शाना हमने वीडियो अभी बताया है, लमसम में 2 से 3 दिन हुआ होगा वो वीडियो बनाने, तो जाकर वो जरूर देखिएगा मैप कैसे भरा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। उसके बाद में देखिए भारत वाला तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हमारा विश्व वाला आ चुका है। विश्व में ऐसे ही पेपर में भी पूछा जाएगा कि विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। आपको मैप दिया जाएगा एक भारत का और एक आपका विश्व का, वहाँ पर आपको दर्शाना रहेगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो विश्व का दूसरा अधिक जनसंख्या वाला देश वो हमारा इंडिया यानी भारत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक मानव सूचकांक वाला देश स्विट्जरलैंड है, काफ़ी बार आप लोगों को बताया है। तीसरा है दक्षिणी अमेरिका का एक नगर है, तो वो रियो डी जनेरियो हो जाएगा, जो कि प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1991 में वहीं पर हुआ था। चौथा है दक्षिणी भारत की एक प्रमुख नदी कौन सी हो जाएगी, तो नर्मदा हो जाएगी। आपके हिसाब से क्या होता है, राइट आंसर बताइएगा। पांचवा है चीन की राजधानी नगर है, तो बीजिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मानचित्र से संबंधित प्रश्न था हमने प्रश्न का उत्तर दे दिया है, लेकिन दर्शाना कैसा है वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा हूँ, अपने चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। तो स्टूडेंट आज का जो मॉडल पेपर है पूरा हमने सोल्यूशन के साथ में बता दिए हैं, सारे प्रश्न का उत्तर दिए हैं, सिर्फ हमने दीर्घ का नहीं दिया है, इसका आंसर हमने ऑलरेडी बना दिया है, जाकर वीडियो देख लीजिएगा चैनल पर। तो फिलहाल ये जो मॉडल पेपर था पूरे का मैंने सोल्यूशन बता लिया है।